हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके बायोलॉजी का चैप्टर 14 जिसका नाम है नेचुरल रिसोर्सेज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम शुरू करते हैं इस टर्म से। व्हाट इज़ द रिसोर्सेज? रिसोर्सेज मीन्स यूज़फुल थिंग्स, यानी कि ऐसी चीज़ें जिनका हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं या जिनका यूज़ किया जा सकता है। ठीक, तो ये रिसोर्सेज मीन्स हुआ यूज़फुल थिंग्स। अब यूज़फुल थिंग्स के अगर बारे में बात करें तो आप डेली बेसिस पे बहुत सी चीज़ें होती होंगी जिनका आप यूज़ करते होंगे, चाहे वो आपके डेली लाइफ में आपके खाने से रिलेटेड चीज़ें हों या आपके पहनावे से रिलेटेड हों या आपके एंटरटेनमेंट से रिलेटेड हो, जैसे कि कंप्यूटर हुआ, फ़ोन हुआ, कैमरा हुआ, इतने और भी कई सारे जितने भी यूज़फुल थिंग्स रहती हैं जो आप डेली बेसिस पे जिनका आप यूज़ करते हैं। ठीक, तो ये जो यूज़फुल थिंग्स जो हैं जिनको हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, इनका एक्चुअली कोई ना कोई सोर्स होता होगा जिस सोर्स से ये हमें मिलती होंगी। तो इन यूज़फुल थिंग्स का बेसिकली जो सोर्स होता है वो सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। जैसे फूड की बात की जाए तो फूड का जो सोर्स है वो अलग होता है। तो ऐसे सोर्सेस जो कुछ ऐसे सोर्सेज भी होते हैं जो कि हमें नेचुरली मिले होते हैं और कुछ सोर्सेज ऐसे होते हैं जिनको ह्यूमंस ने बनाया होता है। जैसे कि अगर हम इलेक्ट्रिक गैजेट्स की बात करें तो वो तो हमें नेचुरली नहीं मिले हैं, वो तो हम ह्यूमंस ने ही बनाए हैं। अगर हम वुड से बनी चीज़ों की बात करें जैसे कि चेयर हुआ, जैसे कि चेयर हुआ, फ़ैन हुआ, ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये सब मैन मेड ही हैं। तो ये सारे क्या हुए, ये सब मैन मेड रिसोर्सेज हुए। लेकिन इसके अलावा वो रिसोर्सेज जो कि हमें नेचर ने दिए होते हैं वो रिसोर्सेज कहलाते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। और ये जो चैप्टर है वो इस चैप्टर का नाम क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल मतलब गिफ्टेड बाय नेचर। गिफ्टेड बाय नेचर यानी कि नेचर के थ्रू, जो हमें मिला है, जो नेचर ने हमें गिफ्ट में दिया है, उस तरह के रिसोर्सेज को हम बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, अब आप जानते हैं कि हम लिविंग और जो बींग्स हैं और हमारे साथ साथ कई जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं, यानी कि एक लैंड पे रहते हैं। और हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल को हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर। तो एक ऐसे एटमॉस्फेयर जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों पाई जाती है, उस तरह के एटमॉस्फेयर को क्या कहा जाता है? बायोस्फीयर। यानी ऐसा स्फीयर जिसमें लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं। ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स, एयर, सॉयल, वाटर, विंड, ये सब जिस स्फीयर में एग्जिस्ट करते हैं उस स्फीयर को कहा जाता है बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर के बारे में चलिए थोड़ा डिटेल में जानते हैं। सो व्हाट इज़ अ बायोस्फीयर? बायोस्फीयर इस टर्म से ही आप समझ रहे होंगे, स्फीयर मतलब होता है आवरण, ठीक, और बायो मतलब होता है जीव। अगर मैं इसे और टर्म में बोलूं तो लिविंग। ठीक, जीव मतलब कि ऐसा स्फीयर जिसमें लिविंग थिंग्स होती हैं, ठीक, और नॉन लिविंग थिंग्स भी होती हैं। जीव नॉन लिविंग थिंग्स भी जिसमें पाई जाती हैं, उस तरह के स्फीयर को हम क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली होता क्या है? बायोस्फीयर इज अ लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ, यानी कि अर्थ जो हमारा प्लानट है, जो इस प्लानट पे हम जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जैसे कि प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं और हम ह्यूमंस हैं, और जितने भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब जिस पे एग्जिस्ट करते हैं, इस लाइफ सपोर्टिंग जोन को हम बोलते हैं क्या? बायोस्फीयर। एक ऐसा सपोर्टिंग जोन जहां पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर जो हैं वो इंटरेक्ट करते हैं और हमारी लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं इस प्लैनेट पर रहने के लिए। ठीक, तो यहाँ पे जो तीन टर्म है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, ये तीनों टर्म यूज हुए हैं। इन्हें क्या कहा जाता है ये मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी। तो बायोस्फीयर में अगर बात की जाए तो बायोस्फीयर में दो कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक।
अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? ऐसे कंपोनेंट्स जो लिविंग थिंग, जिनमें लिविंग ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे कि हम ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, हम सब क्या करते हैं? हम सब रेस्पिरेशन करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन ही करते हैं, जिसे हम एक टर्मिनोलॉजी दी गई है फोटोसिंथेसिस। हम ह्यूमंस और एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, अपना खाना जो है वो अपना खाना खाते हैं, प्लांट्स हमें फूड बना के देते हैं। तो ये सब क्या है? ये सब लिविंग्स ही कर सकते हैं, लिविंग थिंग्स ही कर सकती हैं। तो बायोटिक कौन होते हैं? जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बायोटिक होते हैं। और अबायोटिक कौन कहलाते हैं? अबायोटिक मतलब एयर, विंड, सॉइल, दीज आर दी अबायोटिक कंपोनेंट्स। सो यहाँ पे हमने बायोटिक और अबायोटिक के बारे में बात की, लेकिन अब ये जो 3 टर्म है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर, ये क्या कहलाते हैं? शुरू करते हैं सबसे पहले लिथोस्फीयर से। लिथोस्फीयर क्या होता है? ये एक डायग्राम आप देख पा रहे होंगे। इस डायग्राम में 3 टर्मिनोलॉजी यूज की गई, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर। तो पहले लिथोस्फीयर के बारे में बात करते हैं। लिथोस्फीयर मतलब होता है अर्थ। अर्थ मतलब कि लैंड, लैंड मतलब कि सॉइल। आप जानते हैं सॉइल किस पे पाई जाती है? लैंड पे ही पाई जाती है। और लैंड मतलब क्या हुआ? अर्थ। लैंड किस पर पाई जाती है? अर्थ पर। तो लिथोस्फीयर मीन्स अर्थ यानी कि लैंड, जिसे टर्मिनोलॉजी दी गई लिथोस्फीयर, लेकिन इसका सिंप्लीफिकेशन किया जाए तो इसे बोला जाता है लैंड। ठीक। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर एक ऐसा स्फीयर जिसमें एयर प्रेजेंट होती है। वो एयर यानी कि O2, ऑक्सीजन, जिसमें कई और O2 के अलावा और कई सारी गैसेस का जो मिक्सचर होता है वो प्रेजेंट होता है। कई सारे वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं जो मिलकर एटमॉस्फेयर फॉर्म करते हैं। ठीक। हाइड्रोस्फीयर की बात करें तो हाइड्रोस्फीयर किसे कहते हैं? हाइड्रोस्फीयर यानी कि जो पानी का स्फीयर होता है, एक ऐसा आवरण जहां पानी ही पानी पाया जाता है, उस तरह के स्फीयर को बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक हाइड्रोस्फीयर लिया, एक सोर्स लिया गया है, एक रिसोर्स है जिसको हाइड्रोस्फीयर नाम दिया गया है, जिसपे क्या है प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। तो ये तीनों जो कंपोनेंट होते हैं, ये 3 मेन कंपोनेंट मिलकर ही बायोस्फीयर फॉर्म करते हैं। ठीक। और इन तीनों के जो मिक्सचर है, इन तीनों का जो इंट्रैक्शन होता है, इसी को ही बोला जाता है बायोस्फीयर। अब बात करते हैं कि ये जो एक्चुअल में बायोस्फीयर जो है उसको एक टर्मिनोलॉजी दी गई है कि ये जो बायोस्फीयर है ना, ये किस किस से मिलकर बना होता है? ये बना होता है अर्थ क्रस्ट से मिलकर और प्लस एटमॉस्फेयर से मिलकर। अब ये चीज़ कैसे समझी जाए कि अर्थ क्रस्ट क्या होता है? ये तो एक नया टर्म आ गया यहाँ पे। तो अर्थ क्रस्ट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये एक डायग्राम मैं यहाँ पे बनाने जा रही हूँ। ये क्या है? अर्थ का ये जो सेंटर वाला पार्ट है अर्थ का, ये क्या है? अर्थ का कोर। ठीक। अर्थ का कोर, इसके जस्ट जो अबव पार्ट है इसको बोला जाता है मेंटल, और इसके जस्ट अबव जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं क्रस्ट। और क्रस्ट ही वो पार्ट होता है जिस पर हम रह रहे हैं और जिस पर हम रहते हैं, और फ्यूचर में भी हम इसी पर ही रहेंगे। यानी कि ये जो पार्ट होता है ये वो लैंड पार्ट होता है जिस पर हम रहते हैं। और ये पार्ट किस किस से मिलकर बना होता है? कई सारे रॉक्स से मिलकर बना होता है, जिसे हम माउंटेन्स भी बोल सकते हैं। ठीक। और इसके अलावा इस पार्ट में क्या प्रेजेंट है? वाटर प्रेजेंट है, ग्रीनरी भी प्रेजेंट होती है। जैसे कि आपने अगर अर्थ का कभी मॉड्यूल देखा हो तो क्या होता है कि अर्थ का मॉड्यूल को अगर आपने ऐसे रोटेट किया हो अपने हैंड से तो उसमें आपने देखा होगा, या बुक्स में भी आपने डायग्राम देखे होंगे, तो उसमें कई कई जगह ब्लू कलर से जो है इंडिकेशन दिया गया है, किसी जगह ग्रीन कलर से दिया गया है। तो वो क्या शो करता है? ब्लू कलर से इंडिकेट करता है, डैट मीन्स उस जगह पर वाटर प्रेजेंट है। और ग्रीन कलर से इंडिकेट करता है तो डैट मीन्स वहाँ पर उतने ज़्यादा प्लांट, ट्रीज, ये सब प्रेजेंट है। तो क्या होता है कि यहाँ पे रॉक्स प्रेजेंट है, और इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है? अर्थ की एक कैविटी होती है, अर्थ की कैविटी के अंदर ओशियंस प्रेजेंट होते हैं। और ओशियन में क्या होता है? ऑब्वियसली ओशियन में वाटर ही प्रेजेंट होता है। तो अर्थ की जो कैविटी होती है इसके अंदर प्रेजेंट होता है ओशियन और रॉक्स। और इसके अलावा इन पर क्या पाए जाते हैं? हम कहाँ रह रहे हैं? क्रस्ट पे रह रहे हैं। तो हम कौन हुए? लिविंग थिंग्स। और जितनी सारी नॉन लिविंग थिंग्स है वो भी कहाँ रह रही हैं? हमारे साथ ही रह रही हैं इस प्लैनेट पर। तो हम सब यानी कि लिविंग थिंग्स, लिविंग बींग्स और
नॉन लिविंग, हम सब कहाँ रह रहे हैं? इस अर्थ क्रस्ट पर। सो बेसिकली ये क्या है? हमारा एक प्लेस है जहाँ हम रह रहे हैं। तो इस पूरे के पूरे प्लेस को बोला जाता है अर्थ क्रस्ट, जहाँ पर हम सब एग्जिस्ट करते हैं, हम लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, अब हम सब यहाँ पे एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पे कैसे एग्जिस्ट कर पा रहे हैं? अगर हम इस लैंड पे रह पा रहे हैं तो किस वजह से रह पा रहे हैं? ऑब्वियसली हम अगर अपनी लाइफ की बात करें तो हम अपनी लाइफ में अगर देखें तो हम जी कैसे रहे हैं, हम कैसे जी पा रहे हैं? क्योंकि हम एक एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं, एक ऐसे एटमॉस्फेयर में जिसमें हम एयर प्रेजेंट्स है, और एयर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? कई सारी गैसेस प्रेजेंट होती हैं। ठीक, जिसमें से मेन हमारे लिए क्या होती है? O2, हमें लाइफ को चलाने के लिए, जो कि हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प करती है। ठीक, तो हम जिस एक तरीके के हम एक जिस उसमें रह रहे हैं स्फीयर में, उस स्फीयर को हम क्या बोलेंगे? एटमॉस्फेयर। ठीक, एटमॉस्फेयर कौन सा क्या एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? एटमॉस्फेयर मतलब जिसमें एयर प्रेजेंट होती है, जिसमें कई सारी एयर के साथ साथ जिसमें और उस एयर में कई सारी गैसेस प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक, तो एटमॉस्फेयर में हम एटमॉस्फेयर हमारे आसपास हुआ। ठीक, और एटमॉस्फेयर के साथ में हम क्या है? हम कहाँ रहे हैं? क्रस्ट पे। तो अर्थ की जो क्रस्ट है और जो एटमॉस्फेयर है, ये दोनों मिलकर के क्या फॉर्म करते हैं? ये दोनों मिलकर फॉर्म करते हैं बायोस्फीयर, यानी कि अर्थ क्रस्ट और एटमॉस्फेयर को ही मिलाकर बोला जाता है बायोस्फीयर। ठीक, तो सो नाउ वी विल टॉक अबाउट नेचुरल रिसोर्सेज। व्हाट आर द नेचुरल रिसोर्सेज? जैसे कि जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैंने आपको हेडिंग में समझाया था कि नेचुरल रिसोर्सेज का एक डिफरेंट मैंने डिफ्रेंशिएट करके वर्ड का एक मतलब बताया था। नेचुरल मतलब क्या? गिफ्टेड बाय नेचर। रिसोर्स मतलब यूजफुल थिंग्स, यानी कि ऐसी चीज़ें, ऐसी यूजफुल थिंग्स जो कि हमें नेचर ने गिफ्ट की है, जिनका हम यूज़ कर रहे हैं पर डे, न जाने कितने सालों से, बिलियंस ऑफ मिलियंस ईयर से हम जिनका यूज़ कर रहे हैं। ठीक, तो ऐसे रिसोर्सेज जो कि नेचर ने हमें दिए हैं, उस तरह के रिसोर्सेज को बोला जाता है नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, अब नेचुरल रिसोर्सेज को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जैसे कि यहाँ पे एक डेफिनेशन आपको दिख रही होगी नेचुरल रिसोर्सेज की, जिसमें बोला गया है नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी डिफाइंड एज द रिसोर्सेज दैट एग्जिस्ट ऑन द प्लैनेट इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शंस। अब ये इंडिपेंडेंट ऑफ ह्यूमन एक्शंस का क्या मतलब है? अगर मैं आपसे बात करूं कि वाटर जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है, अगर हम वाटर को सही तरीके से यूज़ करें तो वो हमारे लिए यूज़फुल होता है, लेकिन अगर हम वाटर को गलत तरीके से यूज़ करें, ठीक, तो वो क्या करता है? वाटर को गलत तरीके से यूज़ करने पे उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स है वो हमें ही देखने पड़ते हैं, जिससे क्या होता है कि हमारी अर्थ पे वाटर की कमी तो हो रही है। लाइक हम कहीं भी नल खुला हुआ छोड़ देते हैं तो वो क्या होता है? वाटर का वेस्टेज होता है। तो ये हम क्या कर रहे हैं? वाटर का मिसयूज ही तो कर रहे हैं, और वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। तो हमारे एक्शन पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को जो है यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से नेचुरल रिसोर्सेज को सेव करके रख रहे हैं। और नेचुरल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि इस डायग्राम में आप देख पा रहे हैं होंगे, इसमें देखिए सनलाइट, ये सन है, सन की रेज जो है सनलाइट आपको दिख रही होंगी, माउंटेन्स हैं, क्लाउड्स है, वाटर है, प्लांट है, प्लांट लीव्स है, और ये एयर है। एयर की अगर मैं बात करूं मतलब ये क्या है? ये गैसेस है। इंडस्ट्रियल जो एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है? मोस्टली चिमनीज लगी होती हैं, तो उस चिमनी से जो गैसेस निकल रही हैं ये वो शो कर रहा है। तो अगर इन सबको मिलाकर देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं? मैंने आपको वाटर का एग्जाम्पल जो है डिस्कस किया कि वाटर क्या है? नेचुरल रिसोर्सेज है, और डिपेंडेंट करता है किस पे? ह्यूमन सेक्शन पे, कि हम किस तरह से जो है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, किस तरह से हम उसे यूज़ कर रहे हैं। ये सब नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं उनके उनका जो उनका जो एग्जिस्टेंस होता है वो हम ह्यूमन एक्शंस पे इंडिपेंडेंट होता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज आपको मैंने डिस्कस किया। अब बात करते हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं। देखा जाए तो नेचुरल रिसोर्सेज के टाइप्स बताने से पहले मैं आपको ये डायग्राम दिखाना चाहती हूँ। इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट काइंड ऑफ पिक्चर्स प्रेजेंट है। ठीक, यहाँ पे सन भी है, फॉरेस्ट भी है, रॉक भी है। सन क्या है? आप जानते हैं कि जब ये पूरा यूनिवर्स बना था तभी चांद तारे बने थे, तभी सूरज बना था।
तो सूरज जो है वो मैनमेड तो हो नहीं सकता, हमने तो मिलके नहीं बनाया है, ये किसने हमें दिया है, नेचर ने दिया है, गॉड ने दिया है, तो ये क्या हुआ, नेचुरल रिसोर्सेज हुआ। इसी तरह से फॉरेस्ट की बात करें अगर प्लांट की, तो प्लांट क्या है, प्लांट इज ऑल्सो ए नेचुरल रिसोर्सेज। वाई? बिकॉज जब पूरा यूनिवर्स बना तो उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बनी, चांद, तारे, सूर्य, पृथ्वी, इवन पृथ्वी पे जो ये फॉरेस्ट यानी कि अगर मैं प्लांट बोलूं और ट्रीज बोलूं तो ये सब भी हमें किसने दिए, नेचर ने दिए। ठीक, रॉक्स की मैं बात करूं तो रॉक्स भी बने, लेकिन अगर हम आपसे ये कहा जाए कि अगर इन तीनों का कंपैरिजन करें तो क्या ये तीनों सेम काइंड ऑफ रिसोर्सेस होंगे? मतलब अगर इनसे हमें कुछ लेना हो तो ये क्या हमें दोबारा दे सकते हैं? मैं फॉरेस्ट की अगर बात करूं तो फॉरेस्ट में क्या होता है, हम जंगल में हम पेड़ों को काट देते हैं, ठीक, लेकिन हम उन पेड़ों को काटने के बाद वापस उस जगह प्लांटेशन करके पेड़ को उगा सकते हैं। लेकिन अगर मैं माउंटेन की बात करूं तो क्या ऐसा हो सकता है कि माउंटेन को काटने के बाद हम वापस से जो माउंटेन है वो बन सकता है? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो कुछ ऐसे रिसोर्सेज भी होते हैं जो कि हमें वापस मिल सकते हैं और मिलते हैं, और कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो हमें वापस नहीं मिल सकते हैं, जिनका हमें सही तरीके से यूज़ करना आना चाहिए। अगर मैं मिनरल्स की बात करूं तो मिनरल्स भी जो हैं वो हमें बहुत ही कम उसमें यूज़ करने चाहिए, क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो एक बार ख़त्म हो जाते हैं तो वो जो हमें दोबारा नहीं मिल सकते। और एयर क्या है, एयर इज़ एक्चुअली ए नेचुरल रिसोर्सेज। तो एयर हम कितनी भी यूज़ कर लें, हम बिलियंस ऑफ ईयर से जो है एयर को यूज़ करते आ रहे हैं, एयर कभी ख़त्म हुई है क्या? कभी नहीं होगी, एयर तो हमेशा रहेगी, और बिना एयर के तो हम इस प्लानट पर सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं। सो वाटर, एयर, सॉइल, ये सब क्या है, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज है। क्यों? क्योंकि ये नेचर ने हमें दिए और हम इनका इतने सालों से यूज़ करते आ रहे हैं, भले ये कितने भी जो है एंडेड अप हो गए हों, एक टाइम पीरियड के बाद ही हमें मिल जाते हैं। तो अगर इस बेसिस पे बात की जाए कि रिसोर्सेज जो होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज वो कितने टाइप्स के होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि इनफाइनाइट क्वांटिटी में पाए जाते हैं, यानी कि जिनका हम कंटिन्यूसली अगर यूज़ करें वो तब भी ख़त्म नहीं होते हैं, यानी कि जिनका हम कंटिन्यूसली रिपीटेडली बेसिस पे हम जिनका यूज़ कर सकते हैं, उस तरह के रिसोर्सेज को बोला जाता है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक, जैसे कि फॉरेस्ट हुआ, फॉरेस्ट मैंने आपको बताया, प्लांट का एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस किया कि अगर हम फॉरेस्ट में से अगर हम जो है कई सारे ट्रीज़ को अगर प्लांट्स को निकाल दें तो वैसे तो खैर वो सही बात नहीं है क्योंकि उससे हमारा ही नुकसान है, लेकिन हम ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम अगर एक बार प्लांट को ट्रीज़ को वहाँ से काट दें तो वहाँ पर दोबारा प्लांटेशन नहीं हो सकता। बिल्कुल हो सकता है, यानी कि वो हमें दोबारा रिन्यू होके मिल सकते हैं। तो वो क्या होते हैं, फॉरेस्ट में अगर प्लांट जो है हम उन्हें रिन्यू कर सकते हैं। विंड की मैं बात करूं तो विंड भी हमें रिन्यू हो जाती है, ऐसा तो है नहीं है कि विंड ओवर हो चुकी है। अगर विंड ओवर हो जाएगी तो हम रह ही नहीं पाएंगे, हम जी ही नहीं पाएंगे। वाटर इज ऑल्सो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि वाटर हम कितना भी यूज़ कर लें, ग्राउंड में वाटर प्रेजेंट होता है और वो कभी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन एक पीरियड के बाद अगर हम इसका मिसयूज़ करेंगे तो एक पीरियड के बाद एक ऐसा टाइम भी आएगा कि हमारे लिए वाटर मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए वाटर का सही तरीके से यूज़ करना इम्पॉर्टेंट है। सो दीज आर दी रीन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि ऐसे रिसोर्सेज जो कि इनफाइनाइट क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और जिनका हम रिपीटली बेसिस पे यूज़ करते आ रहे हैं या कर सकते हैं या करते हैं, उस तरह के रिसोर्सेज को बोला जाता है रीन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। अब बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज की। ऐसे रिसोर्सेज जो कि लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं और जो एक बार ख़त्म हो जाए तो हम उन्हें दोबारा रिन्यू नहीं कर सकते, यानी हम उन्हें दोबारा गेन नहीं कर सकते हैं, उस तरह के रिसोर्सेज को कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। ठीक, हुज अवेलेबिलिटी मे रन आउट इन द फ्यूचर आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी कि अगर इन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का अगर हम फ्यूचर में अच्छे से यूज़ ना करें तो एक टाइम बाद ये ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फिर हमें ये मिलेंगे नहीं। वाटर का अगर हम यूज़ करते हैं, वाटर खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं कि प्रॉपर ख़त्म हो जाता है, वाटर में मिल जाएगा क्योंकि वाटर ग्राउंड में प्रेजेंट होता है और वो कभी ना कभी तो हमें मिलेगा ही, उसका टेंशन नहीं है। लेकिन ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कि एक बार अगर ये ओवर हो गए फ्यूचर में तो फिर ये हमें दोबारा नहीं मिलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, मिनरल्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स की अगर मैं बात करूँ तो फॉसिल फ्यूल्स कौन कौन से होते हैं, कोल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, ऑयल हुआ, आप इन सबको
आपने सबके नाम सुने होंगे, ये सब जब बनते हैं तो इनको बनने में न जाने मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। लेकिन अगर हम इनका प्रॉपर तरीके से यूज़ अभी तक हम करते आ रहे हैं, लेकिन आगे अगर हमने इनका अच्छे से यूज़ नहीं किया तो एक टाइम बाद ये फ्यूचर में फिनिश हो जाएंगे और फिर इन्हें वापस से रिन्यू करना इम्पॉसिबल होगा। तो बेटर है कि इनका यूज़ जो है वो अच्छे से किया जाना चाहिए। और मिनरल्स, जितने भी मिनरल्स होते हैं उन सब, वो भी दीज आर ऑल्सो नॉन रिन्यूएबल, अगर वो एक बार ख़त्म हो जाए तो वो हमें दोबारा नहीं मिल सकते। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। और मैंने आपको इस डायग्राम के थ्रू भी बताया कि कौन कौन से रिन्यूएबल हो सकते हैं, कौन कौन से नॉन रिन्यूएबल हो सकते हैं।